मैं जितेंद्र सिंह, आप सभी का पास्कल सिविल सर्विसेज में स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ रहे थे। आज हम लोगों को पढ़ना है क्षमादान की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति किसको किसको क्षमा कर सकते हैं। क्षमा दान की शक्ति, इसके विषय में आज हम लोग को बात करना है। तो देखिएगा कि जो संविधान है उसके अनुच्छेद 72 में इसकी चर्चा की गई है। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए जो दोष सिद्ध, यानी कि जिन पर प्रूफ हो गया हो, यानी कि जिस पर दोष सिद्ध हो गया हो, उस व्यक्ति के दंड को क्षमा या उसका प्राविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति होगी। यह शक्ति उन सभी मामलों में होगी, यानी कि अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि कोई व्यक्ति दोष सिद्ध ठहरा दिया गया हो, उस व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकते हैं, उसका प्राविलंबन कर सकते हैं, विराम कर सकते हैं या परिहार कर सकते हैं, या दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की उनके पास शक्ति होगी। यह शक्ति उन सभी मामलों में होगी जिसमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर सेना न्यायालय ने दिया है, उसमें वो आर्टिकल 72 के तहत वो क्षमा, लघुकरण ये सब कर सकते हैं। दूसरा, जिसमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। और तीसरा, जिसमें दंडादेश यानी कि मृत्यु दंड है, जिसको मृत्यु दंड दिया गया हो। तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत एक दूसरे से मिलती जुलती हुई जो क्षमादानों की जो चर्चा की गई है, उनका हम लोग को थोड़ा अर्थ समझ लेना चाहिए। जैसे कि क्षमा, पार्डन, क्षमा के द्वारा अपराधी सभी दंड और डिस्क्वालिफिकेशन से मुक्त हो जाता है। अगर राष्ट्रपति किसी को क्षमा कर देते हैं तो जो भी किसी व्यक्ति को दंड मिला है वह दंड से क्या होगा, मुक्त हो जाएगा, उसको माफ कर दिया जाएगा। क्षमा का मतलब ये हुआ। फिर एक टर्मिनोलॉजी आता है विराम, यानी कि क्षमा में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति सिद्ध दोष ठहरा दिया गया है और राष्ट्रपति जी उसको क्षमा कर देते हैं तो सारे दंड से क्या होगा, मुक्त हो जाएगा। ठीक है। अब वहां पर देखिएगा कि दूसरा टर्मिनोलॉजी आता है विराम की। विराम आप पढ़ते होंगे ये सब। तो विराम का अर्थ है दिए गए दंडादेश को किसी विशेष परिस्थिति में कम करना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई महिला, अगर वो मां बनने वाली है, गर्भवती है और उसको दंड दिया गया है, तो राष्ट्रपति जी चाहें तो गर्भवती स्त्री के दंड में कमी कर सकते हैं। इसी को विराम कहा गया है। उसके बाद टर्मिनोलॉजी आता है परिहार। परिहार, तो देखिए परिहार क्या है। परिहार के अंतर्गत जो दंड देने की, दंडादेश की प्रकृति को परिवर्तित किए बिना दंड की मात्रा को कम कर दिया जाता है। इसको आप उदाहरण समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति को 5 वर्ष की सजा हुई है, अगर राष्ट्रपति उसका परिहार करते हैं तो 5 वर्ष की सजा को कम करके 1 वर्ष कर सकते हैं। ये कहलाता है परिहार। यानी कि परिहार के अंतर्गत
दंडादेश की प्रकृति को, जो दंड उसको दिया गया उसको प्रकृति को बिना परिवर्तित किए केवल उसके टाइम पीरियड को, उसके मात्रा को कम किया जा सकता है, किया जाता है। यानी कि 5 वर्ष की सजा अगर किसी व्यक्ति को मिला है और राष्ट्रपति जी उसको परिहार करते हैं, रिमिशन करते हैं, तो सजा को कम करके 1 वर्ष भी किया जा सकता है, उसको परिहार बोलते हैं। उसके बाद देखिएगा आता है टर्मिनोलॉजी लघुकरण की। लघुकरण की आता है लघुकरण। तो ये लघुकरण क्या है? तो लघुकरण के अंतर्गत दिए गए दंड की जगह दूसरा दंड दिया जाता है जो उससे हल्का होता है। ठीक है, यानी कि उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है, तो मृत्यु दंड को निर्वासन में भी प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि देश निकाला भी किया जा सकता है। निर्वासन को कठोर सजा में परिवर्तित किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को कठोर सजा की, कठोर कारावास की सजा हुई है, तो उसको सामान्य कारावास में, तथा कारावास अगर हुआ है तो उसको जुर्माना में भी बदला जा सकता है। इसी दंडादेश को लघुकरण कहा जाता है। यानी कि लघुकरण के अंतर्गत दिए गए अगर कोई दंड है, उसके जगह दूसरा दंड दिया जाता है जो कि पहले दिए गए दंड से वो हल्का होता है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड दिया गया है तो वह निर्वासन में प्रयोग किया जा सकता है। जाओ, तुमको जो है माफ कर दिया गया, अब तुमको जो है मृत्यु दंड नहीं दी जाएगी। अगर उसको निर्वासन कर दिया गया है कठोर कारावास में, तो आप देखेंगे कि उसको सामान्य कारावास में परिवर्तित कर दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को उम्र कैद की दिया गया है तो उसको कुछ कम कर दिया जाएगा, यानी कारावास को जुर्माने में बदल दिया जाएगा। इस तरह लघुकरण कहलाता है। अब देखिएगा कि एक आता है प्रविलंबन, यानी कि ये भी आप टर्मिनोलॉजी देखते होंगे, प्रविलंबन, यानी कि प्रविलंबन का अर्थ है दंडादेश के निष्पादन या कार्यवाही को रोक देना। इसके अंतर्गत इसके द्वारा दंडादेश का अस्थायी स्थगन किया जाता है। ठीक है, आप जो है इसके उदाहरण से समझ सकते हैं कि क्षमा या लघुकरण की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान जब तक राष्ट्रपति फैसला नहीं सुन लेते तब तक प्रविलंबन प्रभावी रहेगा। ये जो है क्षमादान की शक्ति की बात की गई है। अब हम लोग जो है इस पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राष्ट्रपति की एक और शक्ति है क्षमादान के अलावे, आपातकालीन जो इनको पावर दिया गया है उसकी बात करते हैं। यानी कि आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति, इसकी बात हम लोग करते हैं। तो आपातकालीन शक्ति क्या है? तो आप जानते हैं कि हमारे संविधान में मुख्य रूप से अनुच्छेद 352, 356 और 360 की बात की गई है। तो राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा 3 तरह की आपातकालीन जो है शक्ति दी गई है। आपातकालीन शक्ति की, यानी कि राष्ट्रपति को संविधान द्वारा 3 तरह की आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। यानी कि आपको पता होगा कि पहला अनुच्छेद 352, दूसरा अनुच्छेद 356 और तीसरा अनुच्छेद 360। ये जो राष्ट्रपति को पावर दिया गया है। यानी कि अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति जी राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं। यह कहने का मतलब ये हुआ
कि जब राष्ट्रपति जी को यह लगेगा कि अगर हमारे देश में कोई बाहरी आक्रमण हो गया या होने वाला है या हो गया या देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो गया, तो उस समय राष्ट्रपति जी जो है अनुच्छेद 352 लगाकर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं, जिसको कि हम लोग को एक अलग चैप्टर भी पढ़ना है इन आपातकालीन शक्तियों के बारे में। लेकिन राष्ट्रपति जी का ये पावर है, इसलिए यहां समझना जरूरी है। और अनुच्छेद 356 जो है यह राष्ट्रपति जी तब लगाते हैं जब किसी राज्य का या किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए, विफल हो जाए, तब राष्ट्रपति जी क्या करते हैं कि अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करके उस राज्य की जितनी भी शक्ति है अपने हाथों में ले लेते हैं। ठीक है ना। तो 352 कब लगता है? जब कोई बाहरी देश हमारे देश पर आक्रमण कर रहा हो या देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो रहा हो, तो उस समय राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति जी घोषित कर सकते हैं। 356 कब होगा? कि जब राष्ट्रपति जी को ऐसा लगेगा कि कोई राज्य जो संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, यानी कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो रही है, उस पर उस राज्य सरकार की सारी शक्ति राष्ट्रपति जी अपने हाथों में लेकर वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं। और 360 की जहां तक बात है, यह जो है वित्तीय आपात से संबंधित है, यानी कि ये जो है 352 कहलाता है राष्ट्रीय आपात और 356 जो है यह कहलाता है राष्ट्रपति शासन। मोटी यही कहते हैं राष्ट्रपति शासन, यानी कि सामान्य बोलचाल भाषा में जब राष्ट्रपति किसी राज्य में यानी कि वहां के गवर्नमेंट को कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर देते हैं और वहां की सारी शक्ति अपने हाथों में ले लेते हैं और राज्यपाल के माध्यम से वहां शासन चलाते हैं, तो उसको राष्ट्रपति सामान्य बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और 360 जो है ये कहलाता है वित्तीय आपात। ठीक है। अब देखेंगे कि वित्तीय आपात यानी कि भारत या उसके किसी भाग में यदि वित्तीय अस्थायित्व संकट में हो, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं। और देखिएगा कि अभी तक ये जो 352 है, ये जो है करीब भारत पर 3 बार लग चुका है, यानी कि 1962 जो चाइना आक्रमण किया था, 1971 में जब पाकिस्तान से अघोषित युद्ध हो रही थी, और 1975 में यानी कि आंतरिक अशांति के नाम पर उस समय 352 का प्रयोग किया गया था। और ये राष्ट्रपति शासन जो है राज्यों में, इसका तो कहिए ही मत, ये जब इच्छा होता है मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति जी को एक करके 300 का प्रयोग कर लिया, 356 का। लेकिन 360 जो है भारत में अभी तक ये नहीं लगा है। और ये जितना है हम लोग एक अलग जो है इस पर पढ़ना है, वो जो है हम लोग बाद में करेंगे। और एक चीज देखिएगा, राष्ट्रपति जी की कुछ एक और शक्ति है। आप लोग जानते होंगे कि एक अनुच्छेद का आप लोग नाम जानते होंगे, अनुच्छेद 143, यानी कि राष्ट्रपति जी को अगर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई लॉ ऑफ फैक्ट यानी कि विधि या तथ्य का कोई प्रश्न उत्पन्न हो गया है, तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट से वो जो है सलाह मांग सकते हैं। और सलाह मांगना जो है यानी कि 143 के तहत अगर विधि या तथ्य के प्रश्न पर कोई जो है बात उत्पन्न हो गया है, कोई प्रश्न उत्पन्न हो गया है, तो राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट से जो है 143 के तहत सलाह मांग सकते हैं।
और इसमें देखिएगा कि अनुच्छेद 143 सब क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति मांग सकते हैं और 143 सब क्लॉज 2 के अनुसार अनुच्छेद 131 के परंतु में किसी बात के होते हुए आप देखेंगे कि राष्ट्रपति को अगर किसी विवाद पर राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से जो राय मांग सकेगा, उस पर उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को अपना राय दे सकता है या नहीं दे सकता है, या उस पर जो है परिवर्तित होगा। यानी कि केवल हम लोग ये जानना है कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से लॉ और फैक्ट्स के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। आज हम लोग जो है यानी कि आपातकालीन शक्तियों की बात हम लोग किए। अब जो है हम लोग दूसरे वीडियो में, दूसरे कक्षा में हम लोग जो है राष्ट्रपति जी के विषय में कुछ और जानेंगे। उसके बाद उपराष्ट्रपति जी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।